आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। अभी अभी मैं फुर्सत हुआ हूँ। एक वेबिनार था, BHU के द्वारा आयोजित था। उसके बाद फिर आपके पास आना था। आज 2 बजे से लगातार लेक्चर चल रहे हैं, लेकिन आपका प्रेम और आपकी जिज्ञासा जो रहती है, उससे मैं दूसरे कार्यक्रम को पोस्टपोन कर देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये व्याख्यान शुरू से चल रहा है। देखें कब तक चलता है। रीनल कॉलिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी पहले। कल कुछ प्रश्न हैं। अर्चना माहेश्वरी जी ने पूछा है कि धान्याम्ल जो बनाते हैं, धान्याम्ल, वो कितने समय तक उपयोग में ला सकते हैं। तो इसका कोई समय सीमा तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कम से कम 1 माह तक इसका प्रयोग कर लें। 1 माह के बाद दूसरा बना लें, नहीं तो फर्मेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा, खट्टापन ज़्यादा हो जाएगा। भरत ठोक पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। पक्षाघात 2 तरीके से होता है, एक तो क्षयजन्य और दूसरा मार्गावरोध। सडन ऑनसेट हो तो मार्गावरोधजन्य है, धीरे धीरे पक्षाघात डेवलप हो तो उसको क्षयजन्य समझना चाहिए। इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अगर मार्गावरोधजन्य है, सडन ऑनसेट है पक्षाघात का, तो निश्चित रूप से एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस, हाइपरटेंशन या एक्सीडेंटल के कारण पक्षाघात हो जाता है। और शुरू में ये पता ही नहीं चलता कि किसकी वजह से एम्बोलिज्म हुआ है कि थ्रोम्बोसिस हुआ, पता ही नहीं चलता। इसलिए तुरंत ICU में ऐसे पेशेंट को भर्ती करना चाहिए। 1 हफ्ता रखने के बाद फिर स्वयं एलोपैथी के चिकित्सक उसको कह देते हैं कि पक्षाघात का अब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ विटामिन दे देते हैं या उनको कहते हैं कि एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपी करिए। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट चालू होता है। अगर सडन ऑनसेट है तो स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, स्नेहन स्वेदन कराएं, आभ्यंतर स्नेहपान कराएं मूर्छित तिल तैल से या नारायण तेल से, और फिर संशोधन करें। संशोधन में विरेचन करने के लिए उल्लेख है। हालांकि वातव व्याधियों में शोधन वर्जित है, लेकिन पक्षाघात 3 प्रकार का होता है: वातानुबंधी, पित्तानुबंधी और कफानुबंधी। कफानुबंधी और पित्तानुबंधी जो पक्षाघात होता है, उसमें स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचन कहा जाता है, क्योंकि विरेचन करने से आवरण हट जाएगा, वायु की पुनः स्वाभाविक गति हो जाएगी और पक्षाघात में आराम होगा। विरेचन कराने के पश्चात फिर संसर्जन कराएं और फिर इसमें आप वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेद निरंतर आप प्रारंभ करते रहें, निरंतर देवें। और चूँकि सिर से संबंधित व्याधि है ये, जब इंटरनल कैप्सूल में ये इस्कीमिया उत्पन्न हो जाता है तो पक्षाघात की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी अवस्था में पेशेंट को शिरोधारा, बड़ी उपयोगी चिकित्सा होगी, शिरोधारा कराएं। शिरोधारा चंदन मरलाक्षादी तैल या अश्वगंधा वाला तैल से, और नस्य कर्म, जैसे अर्धिते नावनम मूर्धम तैलम तर्पणम योचार्जित में नावन नस बताया गया है, जबकि अर्धित और पक्षाघात चरक ने एक साथ ही वर्णन किया है। मुख प्रदेश में टेढ़ापन हो जाए तो वो अर्धित हो गया, पूरे आधे शरीर में हो जाए तो पक्षाघात हो जाए, लेकिन उत्पत्ति स्थल, कारण, ये सब एक ही प्रकार के हैं। इसलिए नस्य कर्म भी इसके लिए उपयोगी है। इसमें 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन शोधन नस्य। शोधन नस्य मतलब है षड्बिन्दु तैल, अपामार्ग तैल से। इसमें धमापन या अवपीड़न नस्य नहीं देना है। ये कोर्स करें 20-21 दिन का, और साथ में औषधियों का सेवन कराएं। और इसमें बस्ती का भी प्रयोग बहुत अच्छा है। इसमें एरंडमूल आदि बस्ती या माधुतैलिक बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अनुवासन के लिए सहचर तेल या नारायण तेल 30 ml भोजन के बाद दोनों टाइम। ये कोर्स आप 16 दिन का कोर्स बस्ती का कर दें। और वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, शिरोधारा, सर्वांग धारा, पिड़चिल धारा, ये सब बीच बीच में रोगी में करते रहें। सडन ऑनसेट में चूँकि एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस इनके कारण हो सकता है, इसलिए इसमें बृहद्वा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम और वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ चटाएं।
इसके अलावा महायोगराज गुगुलू 2 गोली सुबह शाम को, 10 मूलारिष्ट 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। अश्वगंधा रिष्ट भी इसमें मिला दें तो 2 चम्मच अश्वगंधा, 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इस आसोरिष्ट का सेवन कराएं। साथ में जो सिरहा तर्पण है, वाह्य अभ्यंग स्वेदन है, षष्टिकशाली श्वेत भी कभी कभी जब वेस्टिंग ऑफ द मसल्स ज़्यादा हो जाए तो षष्टिकशाली श्वेत कराना चाहिए। अन्यथा आप सर्वांग धारा, परिच्छिल धारा आदि का सेवन रोगी में कराएं। इससे रोगी निश्चित रूप से आराम हो जाएगा। आर सिंह चंदेल, बहुमूत्रता का ट्रीटमेंट। बहुमूत्रता, अब ये कारण को तलाशना चाहिए आपको पहले। डायबिटीज़ तो नहीं है, प्रोस्टेट इनलार्ज तो नहीं है, इनके कारण से बहुमूत्रता मिलती है। अगर डायबिटीज़ है, मधुमेह है तो उसकी चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। और यदि कुछ नहीं है और उसकी फिर भी बहुमूत्रता होती है तो निश्चित रूप से जो मसल्स हैं यूरिथ्रा की वो कमज़ोर हो गई हैं, कंट्रोल आपका हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए फिर टैबलेट नियो चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। इसके अलावा अश्वगंधा और केवांच बीज चूर्ण 100-100 ग्राम लेकर के 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दुग्ध में घोल करके दोनों टाइम देवें। इससे बहुमूत्रता में लाभ प्राप्त होगा। रात्रि में सोते समय या बीच में पानी न पिएं, नहीं तो रात्रि में बहुमूत्रता और अधिक हो जाती है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। डॉक्टर सुनील रातुरी ने कहा है, वात पित्त कफ के निदान और चिकित्सा के बारे में एक लेक्चर दीजिए। ठीक है, आगे इसका प्रयास करेंगे लेक्चर देने का। डॉक्टर विजय सैनी ने नोज़ ब्लीडिंग, जिसको ऊर्ध्वक रक्तपित्त कह सकते हैं, इसकी चिकित्सा पूछा है। तो ऊर्ध्वक अगर रक्तपित्त है या ऊर्ध्वक मार्ग से, नासा मार्ग से ब्लीडिंग हो रहा है तो हल्का विरेचन दे देना चाहिए। अमलतास गुदा है, मुनक्का है, इनसे हल्का विरेचन आप दे दीजिए तो जो ऊर्ध्वगति हो रही है वो अधोगति होने लगेगी और नासा स्राव में आराम प्राप्त होगा। दूसरा, इसमें स्तंभन के लिए दूर्वा सुरस 4-4 बूंद दिन में 2-3 बार डालें। स्फटिका द्रव्य भी डाल सकते हैं, या जो अनार है, अनार की कली आपके अनार के पेड़ में मिलेगी, उसका सुरस निकाल करके डालेंगे तो इसमें स्तंभन प्रक्रिया होती है और रोगी का रक्त तुरंत बंद हो जाता है। या कुछ ना मिले तो बर्फ़ के टुकड़े को कपड़े में से लपेट कर और अंदर डालें, इससे भी हो जाएगा। दूसरा, रोगी को तुरंत लिटा दें और थोड़ा सर को नीचे की ओर कर दें। ऐसा करने से भी ब्लड जो रक्तस्राव वो बंद हो जाता है। लेकिन ये देखेंगे क्यों हो रहा है, रक्तस्राव क्यों हो रहा है, उसकी चिकित्सा भी आपको साथ में करना चाहिए। वैसे इसमें बोल परपटी, रक्तपित्त कुलकंडन रस 250 मिलीग्राम मंडूर बोल परपटी और प्रोराल पष्टी 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2-3 बार, और टैबलेट स्ट्रिप्लॉन 2 गोली सुबह शाम या कैप्सूल पॉसिक्स 2 सुबह 2 शाम दें तो इससे निश्चित रूप से रक्त बंद हो जाता है। शिल्पा पालस्कर, इन्होंने लाइपोमा की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। लाइपोमा है क्या? इट इज़ ए बेनाइन ट्यूमर ऑफ द फैटी टिश्यू, जिसको हम ग्रंथियां कह सकते हैं। ग्रंथि आपने देखा होगा शरीर में हो जाती हैं, इनका चिकित्सा। तो इसमें शोधन चिकित्सा करें, वमन विरेचन करने के बाद फिर कांचनाति गुल, गोक्षराति गुल ये सेवन कराएं। इसके अलावा लेखन वस्ती में त्रिफला, विडंग और गिलोय, इनको लेकर के 300 ml काढ़ा बना के यवक्षार 5 ग्राम, गोमूत्र 50 ml और शहद 50 ml ये मिला करके बस्ती देवें। ये लगातार ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से रोगी, इसमें टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम अपेक्षित है। कई बार तो देखा जाता है पूरे शरीर में ग्रंथियाँ हो जाती हैं, इसलिए आप 2-3 बार भी शोधन इसमें कराया जा सकता है, तभी ये ठीक होता है। इतनी जल्दी ये ठीक होते नहीं हैं। विजय सैनी, इनका कहना है अति निद्रता, ज़्यादा नींद आए तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा नींद आ रही है तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो कोई काम ना करता हो, खाली बैठे रहते हो तो नींद ज़्यादा आती है। काम में बिजी रखें, काम में बिजी रहने से नींद कम आएगी।
और साथ साथ में पेशेंट में कफ की वृद्धि होती है, तो कफ की वृद्धि के लिए निश्चित रूप से आप अगर ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो वमन और विरेचन कराएं, अन्यथा नस्य कर्म कराएं। नस्य कर्म धमापन नस्य, धमापन नस्य जो है निद्रा को ख़त्म करता है। धमापन नस्य शिग्रु, वचा और विडंग इनका चूर्ण बना लें और इसे 3 मिचुटी प्रमाण लेकर के प्रत्येक नासा में धमापित करें। इससे रोगी को छींक आएगी और धीरे 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 निद्रा कम हो जाएगी। साथ में अजवाइन चूर्ण को मुख में चूसने के लिए बोलें। कच्ची अजवाइन मुंह में डालें और उसको चूसते रहें, इससे भी निद्रा नहीं आएगी। और काम में व्यस्त रखें। मुख्य बात तो ये है, खाली बैठेंगे तो नींद आएगी। के एन गांगवार जी कह रहे हैं कि बैठे खड़े होने पर भी नींद आ जाती है। ऐसे हैं कई लोग, और उसका वजह है कि रात्रि में अच्छी नींद नहीं आती होगी। अगर रात्रि में 6 से 7 घंटा सो ले तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रात्रि में नींद ना आने के कारण ये होता है। तो नींद अच्छी आए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मण द्रव्य जैसे मेध रसायन काढ़ा या जटामांस आदि आदि देना चाहिए। इससे थोड़ा ब्रह्मण चिकित्सा होगी। और कफ निष्कासन के लिए धमापनस और साथ साथ में आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, तो नींद भग जाएगी। और काम में व्यस्त रखें। डॉक्टर बिंदु गुप्ता, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? इसके लिए उपवास सबसे बढ़िया है। हर चौथे दिन, तीसरे दिन आप उपवास रखें पेशेंट का, तो निश्चित रूप से हीमोग्लोबिन इसमें कम होता है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी गोक्षुरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। अंचल महेश्वरी, एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट। अब ये कहाँ है? एंक्लोइजिंग ग्रीवा में है, कटी प्रदेश में है, कि जानू में है, कि एंकल जॉइंट में है, उसको देख के ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लीजिए कटी प्रदेश में एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो अगर कटी प्रदेश में हो तो कटी बस्ती, ग्रीवा प्रदेश में हो तो ग्रीवा बस्ती, जानू में हो तो जानू बस्ती लगाएं। और तेलों में अश्वगंधा तैल या अश्वगंधा बलारी तैल, इसका प्रयोग जो ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती और जानू बस्ती के रूप में करना चाहिए। उसके पश्चात फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत करिए। पत्रपिंड श्वेत ये लगभग 11 दिन के 2-3 कोर्स करिए। 11 दिन करिए, 7 दिन गैप करके फिर 11 दिन दीजिए। ऐसे 2-3 कोर्स आप करेंगे तो एंक्लोइजिंग में लाभ होगा। इसके अलावा लाक्षादि गुल, महायोग राजगुगुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार। औषधियों में महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और मुक्ता प्रोआल पंचामृत 60 मिलीग्राम। ये एक डोज है। ऐसे ही दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं तो एंक्लोइजिंग में लाभ होगा। इसके अलावा आश्वारिष्ट में महारासनादि को 20 ml पानी भोजन के बाद। पेट साफ ना होता हो तो प्रतिदिन 20 से 30 ml कैस्टर ऑयल प्रातः खाली पेट में दुग्ध के साथ सेवन करा दें। इससे मोशन क्लियर होगा और एंक्लोइजिंग में भी लाभ प्राप्त होगा। विनोद पटेल, छर्दी का ट्रीटमेंट। छर्दी यह निश्चित है विरोधी आहार विहार, अन्न या अपक्व अन्न, दूषित अन्न के सेवन करने से होता है। दोषान उदीरन वृद्धान उदानो व्यान संगतः ऊर्ध्वम आगच्छन्ति भुजम विरुद्धाहार सेवनात्। विरुद्धाहार के सेवन करने से छर्दी उत्पत्ति होती है। छर्दी भी कई प्रकार की होती है, तो सबसे पहले प्रारंभ में छर्दी को रोकना नहीं चाहिए। छर्दी के माध्यम से दोष निकल जाए तो कोठ, उदर्द, कूठ आदि जो लक्षण हैं वो उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जब देखें कि ज़्यादा मात्रा में उल्टी हो रही है, तत्काल रोकने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए सडंग पानी है, मुस्त परपट कोश्रे चन्नोदी चनाग्रही है, स्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति है। इसको तैयार कर लें और हर आधा घंटे में आधा कप पिलाएं सडंग पानी। इससे तत्काल उल्टी बंद हो जाती है। अगर बहुत तीव्र हो रही हो तो इसमें कर्पूर रस 60 मिलीग्राम, पुराल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 250 मिलीग्राम, ये हर 1 घंटे 2 घंटे में देंगे तो उल्टी बंद हो जाएगी। और भी न बंद हो तो फिर अधोग
कोई विरेचक औषधि एरण्य भ्रष्ट की है, अमलता से गूदा है, इसको सेवन कराएं ताकि जो वेग ऊपर की ओर आ रहे हैं वो नीचे चले जाएं, इससे छर्दी शांत हो सकती है। एक रस आता है छर्द रिपु रस, छर्द रिपु रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 125 मिलीग्राम। ये भी दिन में 2 मात्रा इसका प्रयोग करेंगे तो छर्दी रुक जाएगी। और छर्दी क्यों आ रही है ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा, तभी सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, निदान परिवर्जन तभी हो पाएगा जब आप कारण का पता लगाएंगे। डॉक्टर त्रिपाठी ने पूछा है, आंवले चूर्ण का प्रयोग क्या हम मस्तिष्क में कर सकते हैं? आंवला चूर्ण जो है अच्छी तरह तक्र में सिद्ध नहीं हो पाता है और वो गाढ़ा गाढ़ा द्रव बन जाता है, तो इसलिए आंवला जो खड़े आंवला हैं या टूटे हुए आंवला हैं, सूखे आंवला, उनका प्रयोग मस्तिष्क के लिए करना चाहिए। अब जब तक नहीं प्राप्त होते हैं तो आप चूर्ण को भी तक्र में पका करके गाढ़ा करके लेप आप तैयार कर सकते हैं, मस्तिष्क कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप जो सूखे आंवले हैं वो लेवे, उसकी पोटली बनाएं और छाछ में करीब आधा किलो छाछ, आधा किलो करीब ले लीजिए आंवला और आधा किलो के आसपास छाछ डाल करके और फिर उसको पोटली बना के डाल दें और फिर धीरे धीरे पकाएं। जब आंवले पूर्णतः शून्य हो जाते हैं तब उनको निकाल करके उसका कल्क बनाएं और कपड़े से छान लें, तो रेशे निकल जाएंगे, बीजा निकल जाएंगे। और 1 अंगुल मोटा सिर प्रदेश में लगाएं, इसको बोलते हैं मस्तिष्क। और इसके लगाने के पहले बाल छोटे कराएं या बाल मुंडन करा लें, उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। पुरुषों में तो संभव है, स्त्रियों में छोटे बाल करा करके इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अग्रवाल अंजना अग्रवाल जी ने फंगल इन्फेक्शन के बारे में पूछा है, कोई लेप बताइए। फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे बढ़िया है गंधक द्रुति का प्रयोग करें, इससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उसके पहले नीम पत्र से धोएं और नीम पत्र का लेप भी आप फंगल में लगा सकते हैं। बारीक चूर्ण कर लें, पानी में अच्छा बारीक पीस लें और उसका भी लेप आप अल्टरनेट लगाएं। एक बार ये लगाएं और एक नीम पत्र का कल्क लगाएं और एक दिन जो है गंधक द्रुति लगाएं। ऐसा अल्टरनेट लगाएं, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य सामान जो ट्रीटमेंट आप कर रही हैं, आरोग्यवर्धनी है, कैशुर गुगुलू है, 2 गोली दिन में 2 बार, पंचनिमाद बटी 2 सुबह शाम को, महामंजिष्टाधिक्वात 10 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम, इनका प्रयोग करें। रस औषधियों में गंधक रसायन, अमृतासत्व या गिलोसत्व बोलते हैं उसको, और प्रवाल पिष्टी और रसमाणिक, इनको मिला करके 1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ दोनों टाइम देवें। मोहम्मद शाहिद, इन्होंने हाइपर पिगमेंटेशन इन फीमेल, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए तो पहले ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, तो शोधन कराना इसमें ज़रूरी है। वमन विरेचन करा दें, वमन विरेचन करने के पश्चात फिर दवाइयों का उपयोग करें। महामंजिष्टाधिक्वात 20 ml पानी भोजन के बाद, आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, पंचनिम्बवटी 2 गोली सुबह शाम। इसका प्रयोग आप लगातार 1 महीना 2 महीने तक करें तो हाइपर पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन शोधन कराना जरूरी है, शोधन के पश्चात ही औषधियाँ देंगे तो लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर हरपीर संधू जी, नीलम शुक्ला जी, मुबिन मुल्ला जी, संजय जो कि मुलिंद में यहीं बॉम्बे के रहने वाले हैं, मैं भी गोरेगांव ईस्ट में ही रहता हूँ, विजय सैनी, विकास चौधरी, मुकम्बिका रचना, अर्चना जायसवाल जी, विनय मित्तल जी, जिज्ञासा सकरिया, रीना शर्मा कौशिक जी और संध्या पांडे जी, सुदेश सिंह, सुखवंत मिश्रा जी, पवन जोगी जी, मनीष खरे जी, विजय लक्ष्मी, कविता शर्मा जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव, डॉक्टर वैद्य RB प्रजापति, पंकज शुक्ला जी, अरुण शर्मा, मोनिका चिटनेविस, राजेंद्र कुंद्रा, निर्मला स्वाल, ज्योति बाला डामोर, सविता पटेल, शैलेश भलाला, गौरव सिंह, आनंद आयुर्वेद, मुकम्बिका रचना,
अदिति त्रिपाठी, वंदना पाठक जी, आर सिंह चहल, योगेश महाजन जी, सुनील रातौरी जी, विजय लक्ष्मी जी, संतोष सिंह, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी और दीपाली आगरकर, ऐसे विद्वत चिकित्सक और जिज्ञासु चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपको हार्दिक अभिनंदन। इसी प्रकार जुड़े रहें और ज्ञान का आदान प्रदान करते रहें। अब आइए आज उन्माद के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उन्माद एक बहुत ही भयंकर व्याधि है, मानसिक व्याधि है और ये मानसिक व्याधियों में मुख्य है। उन्माद के अंतर्गत अधिकांश मानस रोगों का समावेश हो जाता है। इसको हम साइकोसिस भी कह सकते हैं, कई लोग साइजोफ्रेनिया भी कहते हैं। मानसिक जो भाव होते हैं, कुछ मानसिक भाव होते हैं जैसे मन, बुद्धि, संज्ञा का ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा और आचार। इन मानसिक भावों की विकृति जब हो जाती है तभी उन्माद की उत्पत्ति होती है। मदयंत उद्गता दोषाः यस्माद् उन्मार्गम आश्रिताः मनसो एवं तो व्याधि उन्मादिति गृहीता। उन्माद में जो वायु है, अपान वायु, वो ऊर्ध्वगत हो जाती है, शरीर में पहुंच जाती है, शराह प्रदेश में पहुंचती है, जिसकी वजह से मन विक्षिप्त हो जाता है और उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। निदान देखें तो निश्चित रूप से विरुद्धाहार का सेवन, दुष्ट अपवित्र भोजन करना, देव, गुरु, माता पिता, ब्राह्मणों का अपमान करना, इसके अलावा शरीर के विषम चेष्टाएं करना, अति भय और हर्ष, इससे कारण भी उन्माद हो सकता है। अति भय, हर्ष से प्रभावित मन पर आघात लगने से उन्माद की उत्पत्ति होती है। वृद्ध दुष्टा अशुचि भोजनानि प्रदर्शनम देव गुरु दूजानाम उन्माद हेतुर्भय हर्षपूर्वो मनोविघातो विस्मास चेष्टा। ये इसके कारण हैं। संप्राप्ति देखें, अपने कारणों से वातादि दोष बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सत्व गुण की भी कमी हो जाती है और पहले से ही दुर्बल मन वाले रोगी जो हैं इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उसमें मन पर आघात लगने से उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति एक बार फिर देख लें। अपने कारणों से वात आदि दोष, सत्व गुण की कमी, दुर्बल मन वाले मनुष्य के बुद्धि निवास अर्थात हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों में व्याप्त होकर मनुष्य के चित्त को भ्रमित कर उन्माद की उत्पत्ति करते हैं। तैरल्प सत्वा मलः प्रदुष्टा बुद्धेर निवासम हृदय प्रदुष्यो श्रोतांश अधिष्ठाय मनोवाहानी प्रमोहंत्यासु नरश्चेतः। आइए लक्षण देखें। लक्षणों में बुद्धि विभ्रम, मन की चंचलता, इधर उधर दिखना, धैर्य का एकदम अभाव और असंबद्ध प्रलाप, जिसका कोई विषय नहीं उसके बारे में चर्चा करना, हृदय शून्यता, कोई भाव नहीं रहता, आत्मज्ञान का अभाव होता है। धीप विभ्रमा सत्व परिपर्लस्य पर्याकुला दृष्टि धीरता चा अवग्धवातुम हृदय शून्यम सामान्यम उन्माद गदस्लिंगम। इसमें एक आगंतुक उन्माद भी होता है। देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस, पितरों का अपमान करने से, अनुचित रूप से नियम व्रत का पालन करने से, पूजा करने से अनुचित रूप से और पूर्वकृत पाप के कारण ये उन्माद की आगंतुक उन्माद होता है। देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, रक्षा, पितृणाम अवदर्शनानि आगंतु हेतु निम्नव्रतात् मिथ्या कृतम कर्मचा पूर्वदेहे। वैसे भेदों के हिसाब से चरक ने 5 भेद बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, विसज और आगंतुज, ऐसे 6 भेद जो है बताए हैं। आगंतुज के बारे में मैंने चर्चा करी। आगंतुज जो उन्माद होता है उसके सामान्य लक्षण क्या हैं। जिन व्यक्तियों का वचन, पराक्रम, शक्ति, चेष्टा मनुष्य के समान न हो,
ज्ञान विज्ञान में अधिक प्रभावशाली, ज्ञान विज्ञान की बातें करना, जबकि वो मान लीजिए अनपढ़ भी है तो भी ज्ञान विज्ञान की बात करना। और उन्माद के वेग जो हैं वो अनियमित आते हैं। आमर्त वाग विक्रम वीर चेष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलादि विरह उन्माद कालो अनितस्य भूतोन्माद उदाहरितम। वातज उन्माद के लक्षण काफ़ी कुछ एक्यूट साइजोफ्रेनिया से मिलते जुलते हैं और पैतृक उन्माद के लक्षण मेनिया से मिलते हैं। और कफज के जो लक्षण हैं वो साइको डिप्रेशन, इसके लक्षण मिलते हैं। साइकोटिक डिप्रेशन ये कफज उन्माद के लक्षण है। त्रिदोषज में साइजोफ्रीनिया, त्रिदोषज जो उन्माद है तो साइजोफ्रीनिया के लक्षण उसमें प्राप्त होते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। वातज उन्माद में स्नेहपान कराना चाहिए और स्नेहपान कराने के बाद मृदु शोधन या विरेचन दोनों करा सकते हैं। उन्मादे वादजय पूर्वम स्नेहपानम विशेषवत कुर्यात आवृत मार्गे हेतु सस्नेह मृदु शोधनम। कफज यदि उन्माद है तो वमन, पित्तज है तो विरेचन। कफ पित्तोद भवेदप्यादो बमनम सा विरेचनम स्नेह सोदोपन्नम शुद्धे संसर्जन क्रमाः। तो सबसे पहले यदि बमन विरेचन कराना है तो दीपन पाचन कराना चाहिए पंचकोल क्वाथ से। फिर ब्राह्मी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, चंदन बलाक्षादि से वाह्य अभ्यंग करना चाहिए और स्वेदन करने के बाद बमन कराना चाहिए। बमन के लिए वचा 30 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें मदन फल 10 ग्राम, 10 से 12 ग्राम एक दिन पहले भिगो के रख दें। मदन फल पिपली लेना है, यौकुट करके एक दिन पहले रख लें। प्रातःकाल मसलें छाने और उसमें शहद 20 ग्राम और 2.5 से 5 ग्राम संधों में ला के बमन कराएं। विरेचन कल्प के लिए बरोबर आपको स्नेहपान कराना पड़ेगा और वमन और विरेचन के बीच 15 दिन का गैप होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। वमन कल्प के रूप में अमलतास 30 ग्राम, निशोत 30 ग्राम और मुनक्का 20 नग, इनका 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें कैस्टर ऑयल 30 to 40 ml मिला करके विरेचन कराएं। विरेचन के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ करें। वस्ती के लिए अनुवासन के रूप में ब्राह्मी या शतावरी घृत 30 ml और निरूह वस्ती के लिए जो द्रव्य है वो आप नोट कर सकते हैं। जटामांसी, शंखपुष्पी, वचा और अपामार्ग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जटामांसी, शंखपुष्पी, वचा और अपामार्ग प्रत्येक 40-40 ग्राम या 50-50 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें और इसका काढ़ा 300 ml बनाएं और इसमें कल्याण घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 से 10 ग्राम मिला करके आप विधिवत वस्ती कम से कम काल वस्ती 16 वस्तियों का कोर्स जरूर देवें। इसके अलावा दूसरी प्रमुख चिकित्सा है उन्माद की शिरोविरेचन, नस्यकर्म। शिरोविरेचन शब्द है, यानी यहाँ विरेचन जो नस्य है वो कराना है। उसके लिए दमापन या अवपीड़न का प्रयोग कर सकते हैं। औषधियाँ हैं जो शिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ हैं, अवपीड़न के लिए, दमापन के लिए। उसमें शुंठी, मरीच, पीपल, हरिद्रा, दारू हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों और शीश। फिर से बोल रहा हूँ मैं, शुंठी, मरीच, पीपल, हरिद्रा, दारू हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों, शीश, इनकी बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें और बकरे के मूत्र में इसको भिगो के रात्रि में रख दें। प्रातःकाल छाने। अगर बकरे का मूत्र ना हो तो पानी में ही आप कल बना कर एक दिन पहले रख लें। जिस दिन अवपीड़न नष्ट करना है उस दिन इसको मसल के छान लें और इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद होती है। बहुत ही तत्काल लाभ देने वाला है। उद्वेग जनित कार्य, उसको रोगी को भय दिखाना, ताड़ना करना, पट्टे से बांधना, आश्चर्यजनक बातें करना, ये भी रोगी में करना चाहिए, उत्साह उसका बढ़ाना चाहिए। संज्ञा प्रबोधक कर्म भी करना है, जैसे प्रदेह, उपटन, अभ्यंग, धूम्रपान, घृतपान,
घृतपान, ब्राह्मी घर से घृतपान आप 20 ml भोजन के पहले दोनों टाइम सेवन कराएं, इससे भी रोगी को बहुत आराम मिलता है। आगंतुक उन्माद हो तो घृतपान, मंत्र, मणि, बलि, पूजा, पाठ आदि का प्रयोग करना चाहिए। बलबी मंगलई होमई है, औषध गर धारणी, सत्याचार तपोज्ञान प्रदान निमा व्रतई है, देवगो ब्राह्मण आचार गुरु बोधार्चन रतम आगंतुक प्रश्रम्या सिद्धई मंत्रोषधि था। तो इसका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा मेध रसायन काढ़ा, मेध रसायन काढ़ा में हर बार आपको बताता हूँ। इसमें गिलोय, मुलहटी, शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, इसका बराबर मात्रा लेकर के या कुट करके काढ़ा का सेवन कराएं। जटामांसादिक्वाद, ये निद्रा के लिए, उन्माद के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जटामांसी, अश्वगंधा और खुरासानी अजवाइन रहता है। इसका काढ़ा एक दिन इसको पिलाएं, एक दिन मेध रसायन काढ़ा पिलाएं, या फिर दोनों में से कोई एक लगातार पिलाएं। इसमें रोगी को आराम प्राप्त होगा। सर्वगंधा बटी, नींद नहीं आती हो तो 2 गोली दिन में दें। ब्राह्मी बटी, सारस्वत चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार। सारस्वत चूर्ण भी बहुत अच्छा है, मेध रसायन है ये। आसोरिष्ट में सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट और चंदनासो, इनका प्रयोग आप आसोरिष्ट का भोजन के बाद कर सकते हैं। रस औषधियों में उन्माद गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन्माद गज केसरी 125 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 3 मात्राएं ब्राह्मी अवलेय के साथ या च्यवनप्राश के साथ देवें। दूसरा एक योग है अनुभूत, उन्माद गजांकुश रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टि 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 मात्रा या 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेय के साथ इसका सेवन कराएं। ब्रह्म रसायन मैंने बताया बड़ा उत्तम है, अनुपान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 काम हो गए, एक अनुपान के रूप में भी हो गया और ब्रह्म रसायन स्वयं चिकित्सा भी है। ब्राह्मी घृत के अलावा एक लक्षणादि घृत भी इसके लिए, उन्माद के लिए श्रेष्ठ है, इसका भी प्रयोग करें। और सिद्धार्थक अगध, सिद्धार्थ अगध जैसे सरसब, वचा और हींग, इसका धारण करना चाहिए। इसके चूर्ण का भी सेवन आप कर सकते हैं। सरसब, वचा और हींग। साध्य साता की दृष्टि देखें तो वातज पित्तज कफज साध्य है, त्रिदोषज असाध्य है। और जब अत्यधिक क्षीण हो जाए व्यक्ति, मुख नीचा हो जाए, अनिद्रा हो, कभी नीचे कभी ऊपर मुख रहे, अनिद्रा हो, तो ऐसा व्यक्ति उन्माद का रोगी असाध्य होता है। और निश्चित है निदानम परिवर्जनम पहला चिकित्सा सिद्धांत है। तो आपको पहले निदानों के बारे में हिस्ट्री के द्वारा पता लगाना चाहिए कि वो उन्माद किस वजह से हुआ है, तो उसकी चिकित्सा भी आपको पेशेंट के साथ करना। साथ में सत्वावजय हर्षण करना, उत्साह प्रदान करना, ये भी करना चाहिए। लेकिन यदि बहुत ही उद्योगी हो, मारने को दौड़े, बहुत हिंसात्मक कार्य करता है, तब उसमें डराना, धमकाना, बांधना, ये भी एक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अंजनान अवपीड़न से धूमा प्रदमनानि च सूचि विस्तोदनम सस्तम दाह पीड़ा नखांतरम लुंचनम केशलोम नाम च दंते दर्शनम योचा आत्मगुप्ता अवधर सहितम तस्यावबोध ने जो मूर्छा की चिकित्सा बताई है, वो चिकित्सा भी उन्माद के रोगी में करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट शांत रहे, मन शांत रहे, ऐसे प्रयास रोगी में करना चाहिए। और ये जब भी हो सकता है जब आप काउंसलिंग अच्छी तरह से करें और आप उसके काफ़ी नज़दीक हो जाएं। तो उन्माद, क्योंकि अब शिरोधारा कराना है, उसमें आपको 50 मिनट लिटाना है, उन्माद का रोगी नहीं लेटेगा। लेकिन यदि वो आपने उसको काउंसलिंग अच्छा किया है और उसके साथ परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका प्रिय हो, वो साथ में हो, तो शिरोधारा आदि सब क्रियाएँ हो सकती हैं। तो आज उन्माद के बारे में चर्चा की। कल फिर इसी वक्त मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।